स्वागत है आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग बात कर रहे थे आर्थ्रोपोडा संघ के बारे में और कल के लेक्चर में बात की थी आर्थ्रोपोडा संघ के कुछ लक्षणों की। तो उसमें हमने बात की थी कि आर्थ्रोपोडा नाम का अर्थ क्या है और इन जंतुओं में देह गुहा कैसी है, संगठन का स्तर कैसा है, सममिति कैसी है, श्वसन उत्सर्जन ये क्रियाएं कैसे होती हैं। आज आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है, जो संघ है, इसके सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो आज बेसिकली एक तो मैं बात करूंगा निर्मोचन के बारे में और कायांतरण के बारे में। फिर आज के लेक्चर में बात करेंगे उन आर्थ्रोपोड्स की जो लाभदायक हैं, आर्थिक महत्व के हैं, और फिर कुछ ऐसे आर्थ्रोपोड्स की भी बात करेंगे जो हानिकारक हैं। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो यहां पर दो शब्दों पे पहले बात करेंगे, निर्मोचन, और दूसरा शब्द है कायांतरण। अगर मैं अंग्रेजी में बात करता हूं तो निर्मोचन को हम कहते हैं मॉल्टिंग, और कायांतरण को अंग्रेजी में हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो बात करते हैं कि आर्थ्रोपोडा जंतुओं के जीवन चक्र में निर्मोचन की क्रिया क्या होती है और आर्थ्रोपोडा के जीवन चक्र में कायांतरण की क्रिया क्या होती है। तो बारी बारी से बात करते हैं। तो यहां थोड़ा सा समझें कि आर्थ्रोपोडा जंतुओं के जीवन चक्र में एक तो अंड अवस्था आएगी, जिसे अंग्रेजी में आप एग स्टेज कहोगे। इस अंड अवस्था से जीवन चक्र में जो दूसरी अवस्था आती है वो लार्वा अवस्था आएगी। लार्वा के बाद या तो प्यूपा अवस्था आ जाती है, और या प्यूपा नहीं आए तो सीधा ही वयस्क बन जाता है। तो हम क्या देखते हैं
कि आर्थ्रोपोडा जंतुओं के जीवन चक्र में अंड अवस्था, लार्वा अवस्था, प्यूपा अवस्था और वयस्क अवस्था 1, 2, 3 और ये 4 अवस्थाएं आर्थ्रोपोडा जंतुओं के लाइफ साइकिल में, जीवन चक्र में हमें दिखाई देती है। यहां तक ठीक। अब मैं बात करता हूं, पहले इस पे थोड़ा सा बात करें। कायांतरण का क्या मतलब है कि जो जीवन चक्र के दौरान लार्वा अवस्था है, वो लार्वा अवस्था एडल्ट या वयस्क अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो लार्वा का वयस्क में परिवर्तित होना, रूपांतरित होना, मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण कहलाता है। एक तो सिंपल सी बात हुई कि लार्वा था, वो बदल गया एडल्ट में और इसी क्रिया को नाम दिया गया कायांतरण। तो ऐसा हमने पहले भी पढ़ा है कि जिन जंतुओं में परिवर्तन के दौरान कायांतरण की क्रिया उपस्थित होती है, ऐसा परिवर्तन अप्रत्यक्ष परिवर्तन कहलाता है। ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। तो कायांतरण की बात तो समझ में आई। अब मैं बात करूंगा निर्मोचन की, मोल्टिंग की। तो थोड़ी बात करते हैं। आर्थ्रोपोडा में कल मैं बात कर रहा था कि बाह्य कंकाल उपस्थित है और आर्थ्रोपोडा जंतुओं का ये जो बाह्य कंकाल है वो काइटिन, एक कठोर काइटिन से बना हुआ है। तो ये काइटिन आर्थ्रोपोडा के लार्वा के भी चारों ओर उपस्थित है और ये काइटिन कठोर, रिजिड है। तो किसी भी प्रकार की वृद्धि को रोकती है, ग्रोथ नहीं होती। तो जब लार्वा के चारों ओर काइटिन है जो कि एक कठोर संरचना है, तो लार्वा की ग्रोथ, लार्वा की वृद्धि संभव नहीं हो पाती। तो जब लार्वा की ग्रोथ ही नहीं हुई तो कायांतरण नहीं हो सकता। कायांतरण तब तक नहीं होगा जब तक लार्वा का आकार लगभग वयस्क के जितना ना हो जाए, तो तब तक कायांतरण नहीं होना चाहिए। अब वृद्धि तो तब तक नहीं होगी जब तक काइटिन नष्ट ना हो। तो क्या होगा, पुरानी काइटिन मुक्त होगी, फिर एक नई काइटिन निर्मित होगी। तो ये जो समय मिलेगा, पुरानी काइटिन नष्ट हुई, नई काइटिन निर्मित हुई, इसके बीच के समय में लार्वा ग्रो करेगा, उसके आकार में वृद्धि होगी। तो जो पुरानी काइटिन का मुक्त होना, इसी क्रिया को निर्मोचन, मोल्टिंग के नाम से जाना जाता है।
तो जीवन चक्र में निर्मोचन भी जरूरी है, कायांतरण भी जरूरी है। तो जब तक लार्वा का आकार पर्याप्त रूप से बड़ा नहीं हो जाता तब तक केवल निर्मोचन की क्रिया होगी, और जब वो पर्याप्त रूप से बड़ा हो जाएगा तो फिर कायांतरण की क्रिया होगी। तो ये हमने बात की आर्थ्रोपोडा में आज पहली बात पर निर्मोचन और कायांतरण। अब बात करते हैं आर्थ्रोपोडा के कुछ ऐसे सदस्यों के बारे में, कुछ ऐसे मेंबर्स के बारे में जो उपयोगी हैं, लाभदायक हैं। तो दो घटनाओं पे मैं बात करूंगा केवल, हालांकि 12th क्लास में जब आप आओगे तो डिटेल डिस्कस करेंगे। पहला है एपीकल्चर। तो एपिस जो मधुमक्खी है, 4 प्रजातियां हैं इसकी, एपिस डोरसेटा, एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरिया और एपिस मेलिफेरा। तो जो एपिस है, मधुमक्खी है, इसका एक बड़े स्तर पर, औद्योगिक स्तर पर शहद प्राप्त करने के लिए, मोम प्राप्त करने के लिए संवर्धन करना, पालन करना एपीकल्चर कहलाता है। इसे हिंदी में मधुमक्खी पालन के नाम से जाना जाता है। तो जो एपिस है, मधुमक्खी है, वो एक लाभदायक कीट है। इससे शहद, मोम प्राप्त होती है। दूसरी बात करेंगे सेरीकल्चर। तो एक कीट है, एक मेंबर है आर्थ्रोपोडा फाइलम का। इस कीट का नाम है बॉम्बिक्स मोराई। इसे सिल्क वर्म, रेशम कीट के नाम से जाना जाता है। इस बॉम्बिक्स मोराई का जो लार्वा है, उस लार्वा की जो ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथियां, वो रूपांतरित हो जाती हैं और एक धागे नुमा संरचना बनाती है, और उसी धागे से रेशम प्राप्त किया जाता है। तो बड़े स्तर पर, औद्योगिक स्तर पर रेशम प्राप्त करने के उद्देश्य से इस बॉम्बिक्स मोराई का संवर्धन करना, पालन करना सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन कहलाता है। अब मैं बात करूंगा कुछ ऐसे आर्थ्रोपोड्स की जो हानिकारक हैं। ये आर्थ्रोपोड्स विभिन्न रोग जनकों के वाहक हो सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं मादा एनीफिलीज मच्छर, वो भी आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है। तो ये मादा एनीफिलीज मच्छर प्लाज्मोडियम, जो एक प्रोटोजोआ जंतु है, मानव में मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। तो मादा एनीफिलीज इसका एक वाहक हो गई। इसी तरह सैंड फ्लाई है, वो वाहक का काम करती हैं। इसी प्रकार जो हमारी घरेलू मक्खी है, मस्का डोमेस्टिका, वो भी विभिन्न रोगों के लिए वाहक का कार्य करती है। इसी प्रकार एक और आर्थ्रोपोडा है जिसका नाम है लिमुलस। लिमुलस को किंग क्रैब के नाम से जाना जाता है। ये जीवित जीवाश्म है।
लिमुलस को सामान्यतः जीवित जीवाश्म के नाम से जाना है। अब यहाँ पर समझेंगे कि जीवित जीवाश्म का अर्थ क्या है कि ऐसे किसी भी जंतु को या जीव को हम जीवित जीवाश्म कहते हैं कि जब इस जीव का पृथ्वी पर जैव विकास हुआ, उद्विकास हुआ, तो इसके साथ जो अन्य जीव विकसित हुए थे वो तो आज तक आते आते विलुप्त हो गए, लेकिन ये अभी भी जीवित हैं। तो ये बहुत पुराने जीव हैं। इनके लक्षण प्रिमिटिव आदिम प्रकार के लक्षण हैं। तो ऐसे जीवों को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। तो लिम्यूलस किंग क्रैब है, इसे जीवित जीवाश्म माना जाता है। आर्थ्रोपोडा जंतुओं का एक बहुत बड़ा संघ है। कई प्रकार के जंतु हैं। सर्वाधिक विविधता आपको आर्थ्रोपोडा जंतुओं में देखने को मिलती है। तो हमने बात की संघ आर्थ्रोपोडा की, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, इन दो पार्ट में। तो इनके सामान्य लक्षण, कुछ उदाहरण और इनके जीवन चक्र से जुड़ी हुई निर्मोचन और कायांतरण की दो प्रमुख घटनाओं के बारे में आज बात हमने की। आर्थ्रोपोडा में आपने देखा होगा संधि युक्त उपांग है, विशिष्ट लक्षण है इन जंतुओं का। केवल आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में ही संधि युक्त उपांग है। इनमें विशेष प्रकार की संवेदी संरचनाएं हैं। सरल नेत्र हैं, संयुक्त नेत्र हैं। ये दोनों प्रकाश संवेदी हैं। सरल नेत्र भी, संयुक्त नेत्र भी। संतुलन के लिए इनमें विशेष संवेदी अंग है। इन विशेष संवेदी अंगों को स्टेटोसिस्ट, संतुलन कुटियों के नाम से जाना जाता है। तो प्रकाश संवेदी संरचनाएं हैं। संतुलन के लिए स्टेटोसिस्ट हैं। घ्राण, गंध ज्ञान के लिए, ताप के ज्ञान के लिए, ऊष्मा के ज्ञान के लिए इनके अंदर विशेष प्रकार की संवेदी संरचनाएं उपस्थित होती हैं। तो ये कुछ विशेष संवेदी संरचनाएं भी आर्थ्रोपोडा जंतुओं में पाई जाती हैं। जनन लैंगिक विधि से होता है। नर और मादा जनन अंग अलग अलग सदस्यों में है। लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। अप्रत्यक्ष परिवर्तन है, यानी जीवन चक्र में लार्वा होगा। कुछ आर्थ्रोपोडा सदस्यों के जीवन चक्र में प्यूपा अवस्था भी होती है। जीवन चक्र में दो घटनाएं देखने को मिलेंगी, निर्मोचन और कायांतरण। तो आई होप आर्थ्रोपोडा के ये दोनों पार्ट आपको समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपकी कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।